प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इन 35 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हो। ओके, चलिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है। लगाओ सही जवाब क्या होगा कि उत्तल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। और बताओ कौन सा दृष्टि दोष है जो उत्तल लेंस के द्वारा दूर होता है। बताओ सही जवाब क्या होगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर अबिंदुकता। तो मैं बता दूं उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो होता है वो दूर दृष्टि दोष दूर होता है, यानी हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस के द्वारा दूर करते हैं, लेकिन अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। इसको भी याद रखिएगा, दोनों आपके बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है और अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो मैं बता दूं अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है और उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो, आप भी अच्छे से याद कर लो। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। अब बताना है आप सभी को एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। तो यह होती है 2 सेंटीमीटर, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब आप लगा सकते थे 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा आप सभी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो आप लगाओगे 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ फोकस दूरी पूछ दिए तो आप लगा लेना 2 सेंटीमीटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होती है। भाई P बराबर P1 प्लस P2, ये तो फॉर्मूला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी लगा लो आप सभी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है। भाई दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण होता है माइक्रोवेव्स। कौन सा, माइक्रोवेव्स, यानी कि आप कह सकते हो कि फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान पूछा गया आप सभी से हमेशा 0, 1 तथा अनंत के बीच, 0 तथा 1 के बीच, या फिर हमेशा अनंत होता है। तो लगाओ 5 का सही जवाब क्या होगा। तो यह होता है 0 और 1 के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। जब प्रकाश की एक किरण गिलास से स्लैब में प्रवेश करती है, क्या, जब प्रकाश की एक किरण गिलास से स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है। भाई तरंगदैर्ध्य का जो यूनिट होता है वो होता है एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं इसको। और यह जो होता है जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वो घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आप लगा लो। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। भाई लास्ट में बताना कि इस 35 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो पाता है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, मैंने पहले ही बता चुका है। धारितीय प्रतिघात आए, प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, तो आप लगाओगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा, ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। 8 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो यह पड़ती है बामर श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। 9 नंबर सवाल देखिए। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है वो किसका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। ऊर्जा का, शक्ति का, बल आघूर्ण का, या फिर बल का। तो मैं बता दूं किलोवाट घंटा यानी कि KWH के द्वारा व्यक्त करते हैं इसको। किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। विद्युतीय परिपथ के सभी बिंदुओं पर पूछा गया है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब लगाओ जी क्या होगा सही जवाब। एक आवेशित चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछा गया है, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। यह होता है परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। कौन सा, परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस, यानी कि सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। ओके, चलिए
12 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या भाई मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग एनर्जी को मापते हैं, यानी कि ऊर्जा को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 का। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल, लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम जो किससे संबंध है? आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, या फिर वेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो आपको पता होगा लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप। चलिए 14 नंबर सवाल है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। अंतिम प्रतिबिंब भाई कैसा बनता है ये बताना आप सभी को। तो मैं बता दूं, यह बनता है काल्पनिक और उल्टा। क्या? काल्पनिक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि करता है भाई किसको करता है ये बताना आप सभी को, कि प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि जो होता है वो किसको करता है? व्यतिकरण को, परावर्तन को, ध्रुवण को, या फिर वर्ण विक्षेपण को। तो आपको पता होगा ये जो पुष्टि करता है वो करता है ध्रुवण को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या? भाई एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या? यह होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप 16 का। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का भाई हेनरी, आपको भी पता होगा हेनरी होता है, यानी कि 17 का सही जवाब हो जाएगा हेनरी। लगा लो आप। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किस पर? भाई धारा के उष्मीय प्रभाव पर, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर विद्युतीय प्रेरण पर। तो मैं बता दूं ये जो आधारित है वो है कौन सा? भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। निकेल है, निकेल क्या है भाई? ये निकेल जो है ये क्या है? ये है एक प्रकार का फेरोमैग्नेटिक, यानी कि लोह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का लगा लो आप। 20 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है? कभी बढ़ता है और कभी घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है? 20 का सही जवाब लगाएंगे आप भी, तो यह जो है घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आपसे। चलिए 21 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है भाई, एम्पियर और मात्रक किसका है भाई? एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो होता है चार्ज का। क्या? चार्ज का होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, चार्ज का होता है। लगा लो आप। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? भाई जब किसी भी एमीटर को हम लोग शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा सीधे रूप से बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग धारा, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं बता दूं ये मापता है मूल औसत वर्ग मान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप। ओके, याद रखिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई क्या होती है? तो बढ़ाई जाती है, तो उसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज का, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो भाई? लाइक तो करो क्लास को। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होता है भाई? पॉजिटिव टाइप के लिए हमेशा होता है क्या? होल, यानी कि छिद्र, जिसको वीवर भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एन टाइप के लिए पूछता, अगर यहाँ एन रहता तो आप लगाते इलेक्ट्रॉन, लेकिन नहीं, यहाँ पूछा गया पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा भाग होते हैं होल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल को बढ़ते हैं कि प्रकाश के अनुप्रस्थरण की पुष्टि करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थरण की जो पुष्टि करता है वो कौन करता है? 27 का सही जवाब लगाओ, तो यह करता है पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को बढ़ते हैं कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? यह करता है कौन सा भाई? लगाओ 28 का सही जवाब क्या होगा? तो यह करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। कौन सा? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। इनमें कौन आवेश रहित है? निम्नलिखित में कौन सा है भाई जिस पर चार्ज नहीं है, चार्ज लेस है? वो अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये फोटोन कण जो है इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को बढ़ते हैं।
डायोड का उपयोग करते हैं किसमें भाई? डायोड का उपयोग पूछा गया भाई, बहुत सारा उपयोग होता है। लगाओ सही जवाब क्या होगा? रेक्टिफायर भाई सिग्नल मॉडरेटर की तरह होता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह होता है। कौन सा हो जाएगा भाई? रेक्टिफायर की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके चलिए 31 नंबर सवाल है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 31 का लगा लो आप। 32 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कौन सा भाई लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। चलिए 33 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने 33 नंबर सवाल, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक पूछा गया, आप लगा लो भाई मीटर इनवर्स होता है डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को बढ़ते हैं कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसमें कंफ्यूज होने वाले हो, काल्पनिक, उल्टा सीधा या फिर वास्तविक। लगाओ 34 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं, मनुष्य की आंख की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो आपको पता होगा ये होता है उल्टा, और कौन सा? वास्तविक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का लगा लो आप भी, वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि उल्टा भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, तो अच्छे से याद कर लो आप। चलिए 35 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ये तो मैंने बता चुका है कि एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो होता है चार्ज का। क्या? चार्ज का। और यहाँ चार्ज का निकालते हैं, क्यू बराबर होता है आई टी। क्या? आई टी होता है। अगर धारा को हम लोग एम्पियर भी लिख सकते हैं, यहाँ टी होगा जी। क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। आई धारा को हम लोग एम्पियर और टाइम को टाइम लिख सकते हैं, और आवेश के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एटी होता है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है भाई, इसको भी याद कर लो आप सभी। ओके एम्पियर घंटा जो होता है मात्रक वो चार्ज का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। तो चलिए अब कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा और इन 35 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। ओके मिलते हैं अगली क्लास में, और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, पढ़ने में आपका कमेंट बहुत ही मजा आता है। अच्छा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।